आज नए टॉपिक पर चलते हैं। CX आवरण की प्रकृति, यानी कि कार्बन के साथ जो X हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड का, इस बंध का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है X बराबर क्या है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। X बराबर होता है या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, यही हैलोजेंस है। तो इस कार्बन के साथ में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस बंध की प्रकृति को समझना, इस बंध के नेचर को, इस बॉन्ड के नेचर को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अपने अपने, अगर आप पीरियाडिक टेबल देखें तो अपने अपने पीरियड्स में, अपने अपने आवर्तों में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हैं। इसको आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया है कि जब सहसंयोजी बंध बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। लेकिन यदि दो ऐसे परमाणुओं के बीच, दो ऐसे एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, जिनमें एक जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये जो बंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, सहसंयोजी बंध होता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनता है। पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जहाँ पे कार्बन और X के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है, इसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर चले जाते हैं, की ओर खिंच जाते हैं। अतः इस पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से धनावेश। तो ऐसा सहसंयोजी बंध, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिन पर आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश हो, आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को, ऐसे सहसंयोजी बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है कार्बन के सापेक्ष। अतः साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजेंस अपनी ओर खींचे रहते हैं, और इस कारण हैलोजेंस पर पार्शियली आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और कार्बन पर क्या होता है, आंशिक रूप से धनावेश होता है। यहाँ पर देखिए, पोलराइजेशन किसमें ज्यादा होगा। देखिए, सबसे अधिक पोलराइजेशन होगा कार्बन और फ्लोरीन, इस बॉन्ड में पोलराइजेशन सबसे अधिक होगा। कार्बन, फ्लोरीन, इसमें पोलराइजेशन उससे कम होगा। कार्बन, ब्रोमीन, इसमें पोलराइजेशन उससे कम होगा। और कार्बन, आयोडीन, इस बंध में पोलराइजेशन सबसे कम होगा। यानी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आयोडीन क्या होता है,
सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अतः इस बंध पर पोलराइजेशन सबसे अधिक, या तो उससे कम, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर हम बॉन्ड लेंथ, यानी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, उस बंध की दूरी की बात करें, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे छोटा रेडियस वाला फ्लोरीन है, उससे बड़ा रेडियस वाला क्लोरीन है, उससे बड़ा रेडियस वाला ब्रोमीन है, और उससे बड़ा रेडियस वाला आयोडीन है। तो चूंकि सबसे छोटा रेडियस वाला फ्लोरीन है, इसलिए कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, और सबसे बड़ा रेडियस वाला आयोडीन है, इसलिए कार्बन और आयोडीन के बीच के बंध की जो दूरी है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो सबसे अधिक होगी। दूसरा देखिए, बॉन्ड लेंथ जितना ही कम होता है, बॉन्ड लेंथ यानी बंध की दूरी जितनी कम होगी, इस बंध की बंधन ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है, और बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होगा, उस बंध की बंधन ऊर्जा भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। इसमें कार्बन और फ्लोरीन के बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बंधन सामर्थ्य, बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। और कार्बन और आयोडीन की त्रिज्या, रेडियस बड़ी होने के कारण इस बंध की जो दूरी है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो अधिक होने के कारण इस बंध को तोड़ना आसान होता है। इसलिए इस बंध का जो बंधन सामर्थ्य है, जो बॉन्ड एनर्जी है, वो सबसे कम है। ये बंध ज्यादा आसानी से टूटेगा, और ये बंध सबसे कठिनाई से टूटेगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो कार्बन फ्लोरीन से का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इसका सबसे कम होगा, इससे अधिक बॉन्ड लेंथ कार्बन क्लोरीन का होगा, इससे अधिक बॉन्ड लेंथ कार्बन और ब्रोमीन का होगा, और इससे अधिक बॉन्ड लेंथ कार्बन और आयोडीन का होगा। ये बंध की लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम है। और जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी, बंध की लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बना है, उस बंध की दूरी, लंबाई जितनी अधिक होगी, बंध को तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसकी दूरी सबसे कम है, बंध की लंबाई सबसे कम है, इसलिए इस बंध को तोड़ना सबसे कठिन होगा। इसकी बंध की लंबाई सबसे अधिक है, इसलिए इस बंध को तोड़ना सबसे आसान होगा। और इसलिए बंधन सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। बंध की लंबाई का तो बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी, बंधन सामर्थ्य, बंधन ऊर्जा घटेगी, बंध को तोड़ना आसान होगा, और इसलिए बंधन सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। CH आबंध की प्रकृति, कार्बन X मतलब हो गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये जो फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, ये हाइड्रोजन से अपने अपने आवत में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हैं। ये सारे तत्व कार्बन के साथ
सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पोलराइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अध्रुवीय सहसंयोजी बंध तब बनते हैं जब दो समान परमाणुओं, एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनता है, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये अध्रुवीय होगा, क्यों? क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान है, दोनों समान प्रकार के परमाणु है, इसलिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता समान है, और इसलिए ये जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में ही रहेंगे, ना उस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे, बिल्कुल बीच में मिडिल में रहेंगे। और इस तरह के सहसंयोजी बंध को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CX X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मकता कम है। X हाइड्रोजन जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की क्षमता अधिक होती है, और इसलिए ये जो X है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन को, वे इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन ने दिया है, एक X हाइड्रोजन ने दिया है, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता X में अधिक है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन X की ओर चले जाते हैं और कार्बन से दूर हो जाते हैं। और चूंकि X पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, X की ओर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर हो जाते हैं, इसलिए इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। तो ऐसा सहसंयोजी बंध जिनमें आंशिक रूप से धनावेश या आंशिक रूप से ऋणावेश हो, ऐसे सहसंयोजी बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कार्बन के साथ अगर X जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो चूंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साझे के इलेक्ट्रॉन इनको अपनी ओर खींचे रहते हैं, और इसलिए सहसंयोजी बंध में ध्रुवणता, पोलराइजेशन ये उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए CX बंध की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय होती है। CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। दूसरा चीज देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करें, यहाँ पे कार्बन तो सब में समान है, लेकिन कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो सबसे अधिक पोलराइजेशन कहाँ होगा? सबसे अधिक पोलराइजेशन कौन करेगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कौन करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम अट्रैक्ट करेगा। ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम अट्रैक्ट करेगा। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता बाकी से कम है, और इसलिए फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बंध का जो पोलराइजेशन होगा, जो ध्रुवणता होगी, वो अधिक होगी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है, इसलिए पोलराइजेशन यहाँ पे कम होगा। दूसरी चीज आते हैं बंध की लंबाई पर। किसके बंध की लंबाई अधिक होगी और किसके बंध की लंबाई कम होगी? सहसंयोजी बंध की लंबाई निर्भर करती है रेडियस पर, त्रिज्या पर। फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्लोरीन की त्रिज्या उससे बड़ी है, ब्रोमीन की त्रिज्या उससे बड़ी है, आयोडीन की त्रिज्या उससे बड़ी है, कार्बन तो सब में समान है। तो फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे छोटी होने के कारण कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बंध बनता है, उस बंध की लंबाई सबसे छोटी होगी। आयोडीन की त्रिज्या सबसे बड़ी होने के कारण कार्बन और आयोडीन के बीच के बंध की लंबाई क्या होगी? सबसे अधिक होगी। और सहसंयोजी बंध की लंबाई जितनी अधिक होती है, उस बंध को तोड़ना भी उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए कार्बन और आयोडीन के बीच बना जो बंध है, उसको तोड़ना आसान है, जिसका बंधन सामर्थ्य कम है।
और कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन की त्रिज्या छोटी होने के कारण कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बंध की लंबाई कम है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसको तोड़ना मुश्किल है, और इसलिए इसका बंधन सामर्थ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से ये बंध की लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम और बंधन सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, एल्किल हैलाइडों के विचलन की विधियां। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, हम एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो एनसीईआरटी के बुक में जो सबसे पहले दिया हुआ है एल्किल हैलाइड्स के बनाने की विधि, वो है एल्कोहलों से। पहला है एल्कोहल से, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। ये पहली विधि दी हुई है एनसीईआरटी में कि हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। देखिए करना क्या है, हमें एल्कोहल लेना है। एल्कोहल मतलब हो गया ROH, ROH, R मतलब हो गया एल्किल, और जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्केनॉल। आईपीसी पद्धति के अनुसार इसे क्या कहेंगे, एल्केनॉल। जैसे उदाहरण के लिए R की जगह अगर CH3 है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन वाले एल्केन का नाम मेथेन, मेथेन से E हटाकर R जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। और साधारण नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है एल्कोहल। ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल से क्या बना, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल। एल्किल मतलब हो गया मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, ये मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल से बनाना है मेथिल हैलाइड। क्या बनाना है, मेथिल हैलाइड, यानी CH3OH से बनाना CH3X, या ROH से बनाना क्या है, RX। R मतलब हो गया, R मतलब हो गया, X की जगह हम मान लीजिए ले लेते हैं Cl। तो R का मतलब क्या हो गया, एल्किल, जैसे मेथिल है, और X की जगह कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरह से हमें एल्कोहल से बनाना है एल्किल हैलाइड, यानी ये जो एल्कोहल है, जैसे मेथिल एल्कोहल है, इसे क्या बनाना है, मेथिल क्लोराइड, यानी मेथिल हैलाइड। एल्कोहल से क्या बनाना, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है कि ये जो एल्किल है इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ से OH हट जा रहा है और X आकर जुड़ रहा है, यानी कि हैलोजन आकर जुड़ जा रहा है। हैलोजन में कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से हो सकता है। तो ये बनाने की विधि है। अब ये देखिए, इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने की विधि है, जैसे हम यहाँ पे HX का उपयोग कर सकते हैं, HX का उपयोग कर सकते हैं। ROH से HX की क्रिया करवाएंगे। HX मतलब क्या होता है, जैसे HCl को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HX को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी तरह से HCl, HBr, HI, HF इस तरह से हो सकता है।
यहाँ पे X बराबर हो गया फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। दूसरा मेथड है बी, SO2Cl2 से SO2Cl2, इसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का उपयोग करके हम थायोनिल क्लोराइड की ROH से क्रिया कराकर, एल्किल एल्कोहल की क्रिया कराकर थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल से क्रिया कराकर हम क्या बनाते हैं? RX का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में एक और मेथड है, हम यहाँ पे ले सकते हैं PCl3 या PCl ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग करके भी हम RX का निर्माण कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो R है ये 3 प्रकार का हो सकता है, वस्तुतः 4 प्रकार का हो सकता है। जैसे CH3 CH2OH, ये फर्स्ट डिग्री है। CH3 ये 2 डिग्री है। ये 3 डिग्री है। ये 3 प्रकार के एल्कोहल है। 3 प्रकार के एल्कोहल्स हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है। लेकिन ये जो एल्किल एल्कोहल है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एल्किल एल्कोहल, सेकेंडरी एल्किल एल्कोहल और टर्शियरी एल्किल एल्कोहल। प्राइमरी एल्किल एल्कोहल मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। और टर्शियरी का मतलब हो गया कि वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या है, होगा क्या, यहां से OH निकलेगा। तो अगर OH निकलेगा तो यहां पे बनेगा क्या? OH निकलेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 प्लस OH माइनस। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये इस तरह से देखिए, CH3 CH2 OH, ये है CH3 CH2 OH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जब ब्रेक होता है, जब टूटता है तो OH निकल जाता है, उसकी जगह X जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? RX। तो होता क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा OH माइनस निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा, यानी क्लीवेज कैसा होगा, विदलन कैसा होगा, बंधुता विदलन, ये हेटेरोलिटिक विदलन होगा, विषमांगी विदलन होगा। तो विषमांगी विदलन में
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर टूटेगा इसलिए इस पर मिला जाएगा और कार्बन पर क्या हो जाएगा एकदम। इसी तरह से ऐसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा CH3 CH CH3 इस कार्बन पर प्लस और प्लस OH माइनस। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा CH3 C CH3 CH3 प्लस और OH माइनस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कार्बन पर OH माइनस निकलने के कारण, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक विघटन होने के कारण, OH माइनस निकलने के कारण कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है, यानी बन क्या रहा है कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है कार्बोकैटायन। अब देखिए इसमें कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अस्थायी है। देखिए वह कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए यह कार्बन जिस पर धनावेश है उसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। यह कार्बन जिस पर धनावेश है यह दो एल्किल यानी दो मेथिल से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन जिस पर धनावेश है ये तीन एल्किल यानी तीन मेथिल से जुड़ा हुआ है। तो वह कार्बोकैटायन जिस कार्बन पर धनावेश है वो जितने अधिक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल होता है, उतनी ज्यादा अस्थायी होता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होती है। तो देखिए इस कार्बन से तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए सबसे अधिक स्टेबल है। इस कार्बन से खाली दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है, और इस कार्बन से खाली एक ही एल्किल समूह एक ही मेथिल जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है सबसे कम है, इसका अस्थायित्व सबसे कम है। तो देखिए जो कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। तो यहाँ पे अभिक्रियाशीलता किसकी सबसे अधिक होगी 3 डिग्री वाले की। उससे कम अभिक्रियाशील कौन होगा 2 डिग्री वाला, और उससे कम अभिक्रियाशील क्या होगा 1 डिग्री वाला। तो यहाँ पे ROH से RH बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखना कि ये जो R है वो कैसा है, वो R फर्स्ट डिग्री वाला है कि सेकेंड डिग्री वाला है कि थर्ड डिग्री वाला है। थर्ड डिग्री वाला R होगा तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, उसका अस्थायित्व अधिक होगा। सेकेंड डिग्री वाला R है तो उसकी स्टेबिलिटी उससे कम होगी, और फर्स्ट डिग्री वाला अगर R है तो सबसे कम स्टेबल होगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं HX से HX की ROH से क्रिया कराएंगे और हम क्या बनाएंगे RX। तो ध्यान दीजिए ROH की HX से क्रिया द्वारा RX का बनना यानी एल्किल हैलाइड का बनना। अब इसमें हम सबसे पहले चलते हैं HX में क्या लेंगे हम HCl। HX में क्या लेंगे HCl, R की जगह क्या ले लें R की जगह ले लें CH3 CH2 OH, और इसकी क्रिया किससे करवाएंगे HX की जगह ले लें HCl। सबसे पहले हम HCl की एल्किल अल्कोहल से क्रिया कराकर एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली होगा क्या होगा, ये जो Cl है ये OH को डिस्प्लेस करता है, ये जो Cl है ये OH को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा और OH H से क्रिया करके क्या बनाएगा H2O। तो यहाँ पे वो किया जाएगा
यहाँ पे होगा CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl और प्लस क्या बनेगा H2O। देखिए होगा क्या रिएक्शन में, क्या होगा, जहां पे OH लिखा होगा वहां पे Cl आ गया और क्या बन गया RH एल्किल हैलाइड। और ये जो OH है ये H से क्रिया करके क्या बनाएगा H2O, जल बनेगा। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। और अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट डिग्री सबसे कम क्रियाशील है, सेकेंड डिग्री उससे अधिक क्रियाशील है, थर्ड डिग्री उससे अधिक क्रियाशील है। तो इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण यहाँ पे हम एक कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं। और वो कैटालिस्ट क्या होता है, वो कैटालिस्ट होता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ZnCl2 का काम क्या होता है, एक ZnCl2 एक निर्जली कारक का काम करता है। निर्जली कारक मतलब H2O को निकालने में मदद करता है। इसका H, इसका OH, ये H2O फॉर्म करने में मदद करता है। और जब यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H2O बनकर, तो ये जो Cl है वो यहाँ पर आकर OH की जगह जुड़ जाता है और इस तरह से बन जाता है RH एल्किल हैलाइड एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड सामान्य नाम है, आईपीसी पद्धति के अनुसार नाम क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। इसी तरह से हम अब ले लेते हैं 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल, जैसे CH3 CH3CHOH और क्रिया उसी से करवाते हैं प्लस HCl। यहाँ पे भी हमको निर्जली कारक लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी निर्जली कारक लेना पड़ेगा, वही ZnCl2 जो H और OH से H2O बाहर निकाल देगा और Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ZnCl2 और बनेगा क्या CH3 H और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl और प्लस क्या हो गया H2O। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 कार्बन वाला एल्किल है तो प्रोपिल और Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। लेकिन ये आइसो फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे इसको हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसका आईपीसी नाम होगा देखिए 1 2 3, दूसरे कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-फ्लोरोप्रोपेन। यानी यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 2-फ्लोरोप्रोपेन और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 2-फ्लोरोप्रोपेन और यहाँ पे क्या बना था क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। साधारण नाम क्या होगा इसका, साधारण नाम क्या होगा एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल क्लोराइड और क्लोरोएथेन क्या हो गया आरपीसी नाम हो गया। इसी तरह से अगर हम 3 डिग्री लेते हैं जैसे CH3 OH, ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री था, एक 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है और क्रिया उसी से कराते हैं प्लस HCl। तो यहाँ पे हमें कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है,
कि अभी हमने बताया था कुछ देर पहले आपको कि ये जो थर्ड डिग्री वाला है इसकी रिएक्टिविटी अधिक है, इसकी अक्रियाशीलता अधिक है। इसकी अक्रियाशीलता अधिक होने के कारण हमें इस निर्जलीय कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या होगा, इसका OH H2O के रूप में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ये Cl यहाँ पे OH की जगह जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखिए आईपीसी नाम के अनुसार चलते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये क्या हो गया, तीसरा कार्बन। देखिए दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह है जो काउंटिंग में नहीं आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा, क्योंकि क्लोरो पहले लिखेंगे, क्लोरो सी से शुरू होता है, पहले लिखेंगे प्रतिस्थापित को, तो हो जाएगा 2 क्लोरो। दूसरे कार्बन पर मेथिल भी छूटा हुआ है, -2 मेथिल और 1 2 3 कार्बोनिल एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरह से HCl का उपयोग करके हम एल्किल अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।